गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स, सभी को मेरा नमस्कार। और आज के जो हमारे गेस्ट है वो है एडवोकेट श्री सुरेंद्र सिंह सोहल जी। और आज की जो वार्तालाप है, आज का जो डिस्कशन का मैटर है वो ये है कि अभी हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भारत के कुछ बैंकों को निजी हाथों में देने की तैयारी चल रही है। उस मुद्दे से संबंधित हम बात करना चाहेंगे सोहल साहब से। इसके अलावा एडवोकेट सुरेंद्र जी हमें ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में भी बताएंगे कि बैंकिंग सेक्टर कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो एडवोकेट सोहल साहब जी, आपका बहुत बहुत इस पे हमारे चैनल पर वेलकम है सर। प्लीज़ आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। धन्यवाद प्रोफेसर। सभी व्यूज को मेरा नमस्कार। हम जो जैसा कि प्रोफेसर साहब ने भूमिका में कहा है कि हम अपनी जो बात है बैंकिंग सेक्टर के फील्ड में जो सरकार कुछ अपने फैसले ले रही है, जिसके द्वारा सरकार कुछ बैंकों का जो है कुछ शेयर जो है निजी हाथों में देने जा रही है, हम उस पर अपनी बात रख रहे हैं। और साथ ही इसमें जो कुछ हमारा हाल फिलहाल में जो कुछ घटनाएं घटित हुई हैं वर्ल्ड वाइड, उनको साथ में जोड़ते हुए हम अपनी बात रख रहे हैं। सबसे पहले अपनी बात की शुरुआत मैं ये करूँगा कि जैसा कि मैं पहले बता दूं आपको कि सरकार 5 सरकारी बैंकों का शेयर 25% शेयर जो है निजी हाथों में देने जा रही है, जिसमें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक इत्यादि बैंक आते हैं। बैंकों की हिस्सेदारी और बैंकों का गवर्नेंस जो है सरकार ने राष्ट्रीयकरण के बाद उस 1970 से आरबीआई के हाथों अलग अलग बैंकों का दिया हुआ है। इससे पहले सन 1970 से पहले हमारे देश में छोटे बड़े 300 से ज़्यादा बैंक काम कर रहे थे। वो सभी के सभी निजी थे और सभी के सभी जो बैंक हैं वो प्राइवेट हाथों के द्वारा प्राइवेट हाथों से संचालित हो रहे थे। और उन बैंकों का मुख्य जो मोटिव था वो सिर्फ लाभ कमाना था, ना कि आम नागरिक के लिए कोई उसमें किसी तरह की फाइनेंशियल कोई सहूलत थी, जिसके उसको देखते हुए और इन 300 के 300 बैंक 1947 से लेके 1951 से लेके 1969 तक वो काम कर रहे थे। उसके बाद उन बैंकों के जो अब वो बैंक बंद हो गए, जिसमें से लोगों को बहुत बुरा मतलब जिनका भी पैसा था वो पैसा डूब गया। तो जिसको देखते हुए सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के ऊपर एक विचार किया, जिसके माध्यम से सबसे पहले 1970 में सरकार ने जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और जिसके द्वारा आम नागरिक को जो है बैंकों की सहूलत जो है अपने कामों के लिए मिलनी शुरू हुई। इसके साथ साथ कुछ बात में जो पीछे की घटना जो सबसे हमारे प्रवासी भारतीयों के संबंध में है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे भारतीय सम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई है, जिसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री ने एक शब्द आज तक नहीं बोला। जबकि मैक्सिको वगैरह और कोलंबिया वगैरह जो छोटे देश हैं, उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर सख्त स्टैंड लेते हुए अपने देश के मान सम्मान को बहाल रखा। परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे देश के नागरिकों का जो अपमान किया गया, हमारे देश का अपमान किया गया, उसके ऊपर हमारी सरकार एकदम चुप्पी साधे बैठी रही। इसी के साथ साथ जो पीछे देखा अपने कुंभ की एक पीछे चल रहा था, कुंभ के अंदर भी जो कुव्यवस्था हुई, उसके ऊपर जब किसी ने आवाज़ उठाई तो उसके ऊपर भी सरकार का एक अपनी सख्ती दिखाई गई। परंतु आम नागरिक के लिए सरकार के कार्यप्रणाली से दिख रहा है कि उसके सरकार के पास लगता नहीं है कि सरकार आम नागरिक की कोई सुध ले रही है। इससे हमारा जो सांप्रदायिक जो भाईचारा है, सौहार्द है, उसके ऊपर भी उसका भी भट्ठा बैठ चुका है। वो अलग दिन प्रतिदिन सब ये चीज़ें हमारे सामने जगह जगह से आ रही हैं। तो साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था, खासकर जो हमारा जो शेयर मार्केट पीछे बिल्कुल कोलैप्स किया है,
वो भी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई एक तरह की बात है, क्योंकि नोटबंदी के समय भी जो है नागरिकों को जो है जो लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, उसके ऊपर सरकार ने एकदम से नोटबंदी करने के बाद लोगों की अर्थव्यवस्था का जो बुरा हाल, जो उसकी जमा पूंजी का जो छोटे व्यापारी थे, छोटा वर्ग था, उनका बुरा हाल हो चुका है और उनके जो धंधे हैं समाप्त हो चुके हैं। हाल ही एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों की जो महीने की आमदन है 8,000 के आसपास है, और दूसरी तरफ सरकार अपने रोज के प्रचार में ये कह रही है कि हम 80 करोड़ नागरिकों को 5 किलो अनाज मुहैया करवा रहे हैं, जिससे कि आप अर्थव्यवस्था का हर एक समझदार नागरिक एक अंदाजा लगा सकता है कि अर्थव्यवस्था का क्या हालात हैं। और जो परसों की घटना है जिसमें हमारा जो शेयर मार्केट है बिल्कुल कोलैप्स कर गया, जिसमें 28 साल का जो है के बाद इतनी बड़ी हम एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी की तरफ जा रहे हैं। तो जो उसमें फिगर अगर देखें 8 से 10,000 करोड़ रुपया जो है शेयर धारकों का वो खत्म इसकी वजह से हो गया है। तो इस ऐतिहासिक बैकग्राउंड में कुछ बात मैं अपनी ये कहना चाहूँगा कि बैंक जो है, बैंकों को जो सरकार इस समय निजी हाथों में देने की, उनकी हिस्सेदारी देने की तैयारी कर रही है, उसके ऊपर मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी परिवार, संस्था या अदारा अपनी चीज़ों की बिक्री किस समय करता है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जब हम आर्थिक तंगी के हालातों में होते हैं तभी हम जो है कोई भी चीज़ अपनी बेचने की सोचते हैं ताकि हम उस आर्थिक संकट से उबर सकें। तो इसमें साथ ही साथ ये बात एक और है कि एक तरफ तो सरकार के द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि दूसरी तरफ वही सरकार जो अपने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनको या तो पूर्ण तौर पे बेच रही है या उनको लघु तौर पे जो है उनको बेच दिया गया है या उनकी हिस्सेदारी बेच दी गई है। जैसे कि एयर इंडिया को पूरी तौर से टाटा को बेच दिया गया है, रेलवे को आंशिक तौर पे जो है अडानी वगैरह को दिया जा चुका है, और इसी तरह से जो और हमारे पब्लिक सेक्टर के जो काम धंधे PSU हैं उनका भी जो है कुछ एक मुट्ठी भर जो कॉरपोरेट्स को सरकार के द्वारा उनका नियंत्रण दे दिया गया है। उसी कड़ी में इससे पहले इस सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में कुछ बैंकों का मर्जर किया। मर्जर करने के पीछे असल कारण जो NPA था, क्योंकि कुछ बड़े पूंजीपतियों को सरकार ने पूंजी उपलब्ध करवानी थी, जिसकी पूर्ति वो बैंक जिनको मर्ज किया गया वो अपने अलग अलग रूप में नहीं कर सकते थे। इसलिए बैंकों ने उस चीज़ को हासिल करने के लिए सरकार ने बैंकों का मर्जर किया, जिसके तहत उन पूंजीपतियों को बड़े रूप से जो है उनको धन उपलब्ध ऋण के रूप में करवाया गया, और वो जो ऋण है उसके बाद वो बड़ा NPA का रूप ले चुका है, क्योंकि उनके द्वारा जिन कॉरपोरेटर ने ऋण प्राप्त किया बैंकों से उन्होंने उस ऋण को जो उतारा नहीं, जिसकी वजह से जो है बैंकों का NPA बढ़ गया। इस वजह से हमारी आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। उसी प्रकार जो सरकार द्वारा पहले की सरकार ने नोटबंदी का जो एक फैसला लिया, नोटबंदी का फैसला काले धन को उभारने के लिए लिया गया, लेकिन उसकी वजह से आज तक ये साबित हो चुका है कि नोटबंदी से कुछ हासिल नहीं हुआ, जिसके ऊपर भी सरकार एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। और लोगों को जो छोटा नागरिक था, जो जिसके छोटे दुकानदार था, लघु उद्योग में था, उनके जो उद्योग धंधे जो है चौपट हो गए, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा बैकबोन था। परंतु लोगों की आर्थिक शक्ति बिल्कुल से क्षीण हो गई। और उसी के संदर्भ में एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि पीछे एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत ये उस रिपोर्ट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि आम भारतीय की जो मंथली इनकम है वो 8,000 के आसपास रह गई है। और एक तरफ सरकार अब जो है पीछे जो बजट पेश किया जिसमें कह रही है कि 12 लाख का जो है आय वर्ग तक जो है लाभ दिया गया है जो नागरिकों को, लेकिन जब
इस पे भी एक मैं बात कहना चाहूँगा कि जब किसी के पास आय उस कैटेगरी में आती ही नहीं तो वो क्या उसका रिपे करेगा, क्या वो टैक्स उतारेगा। लोगों को अपने खाने के लिए ही जो है एक तरह से छोटे छोटे खाने की ज़रूरतों और दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों के लिए बैंकों से छोटे छोटे लोन लेने पड़ रहे हैं, टर्म लोन ले रहे हैं, लेकिन वो उनका उन जो छोटे लोन लोग लेने पे मजबूर हुए क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था को धराशायी कर दिया गया। सरकार ने बिना सोचे समझे जो फैसले लिए, जिसके रूप में व्यापारियों के लिए जीएसटी की एक जो है वो उसके कार्यप्रणाली भी अभी सभी के सामने है कि जिस जीएसटी से जो है सरकार फैसले पहले कोई स्कीम पहले लागू कर देती है, उसके परिणामों के बारे में बाद में सोचती है। उसी तरह से एक तरफ तो पांचवी अर्थव्यवस्था का कहा जा रहा है और जो पहले कहा गया कि ये टारगेट 2023 में हासिल कर लिया जाएगा, फिर कहा गया कि ये टारगेट 2024 में हासिल कर लिया जाएगा। उसके बाद हाल ही में हमारे जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, वो कह रहे हैं कि हम 2027 तक ये जो है पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था का टारगेट हासिल कर लेंगे। लेकिन जो देश के जो असल हालात हैं वो इससे बिल्कुल ही विपरीत हैं। जैसा कि अभी हमारा शेयर मार्केट जो है एकदम से कोलैप्स कर गई है और जो एक बहुत बड़े आर्थिक डैमेज का एक इशारा है और इस वजह से बैंक जो सरकार असल में इसी चीज को उभारने के लिए सरकार जो बैंकों का शेयर बेचने की तरफ जा रही है। हमारे रुपये का बहुत बड़ा अवमूल्यन हो चुका है। डॉलर के मुकाबले आज रुपया करीबन 87-88 रुपये पर डॉलर उसकी कीमत हो गई है और विश्व व्यवस्था में हमारी जो आर्थिक हालात है वो बिल्कुल ही एक तरह से खस्ता हाल में जा चुके हैं। लेकिन जो हमारी सरकार है वो आम पब्लिक तक इस चीज को सामने ना आए, इस पे सरकार का ही अपना जोर लगा रही है, बजाय इसके कि उस सारी बात को इन पब्लिक डोमेन में लाके नागरिकों को इससे अवगत कराया जाए और नागरिक अपने काम धंधों के लिए जो है नोटबंदी से पहले के जो हालात थे जिसमें जो मुद्रा का जो एक संचारीकरण जो मार्केट में था उस तरीके से हो जाए तो कुछ उनकी हालात उभर सकती थी, परंतु ऐसे किसी कार्यकलापों की बजाय सरकार चीजों को छुपाने की तरफ ज्यादा जोर दे रही है। कोई बात पब्लिक डोमेन में ना आए, मीडिया सभी को मालूम है कि गोदी मीडिया हो चुका है और यहाँ सरकार आम पब्लिक को जो है धार्मिक जो पब्लिक का निजी विषय है उन चीजों में जो सरकार द्वारा लोगों को उलझाया जा रहा है। जैसा कि सरकार द्वारा हाल ही के दिनों में जो कुंभ चला, जो पिछले बुधवार को समाप्त हो चुका है, उसका समापन हो चुका है, जो 45 दिन चला, कुंभ के अंदर जो कुव्यवस्था हुई, अव्यवस्था हुई, वो किसी से छुपी नहीं है। उसके बारे में भी जब कुछ कुंभ के यात्रियों द्वारा अपने फोन वगैरह से या कुछ यूट्यूबर द्वारा जो वहाँ के हालात दिखाने की कोशिश की, उसके ऊपर भी सरकार द्वारा एक सख्त जो जिन लोगों ने कुंभ की अव्यवस्था को सामने लाने की कोशिश की तो सरकार उनके ऊपर सख्ती का रुख ले रही है, जो कि एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी तरह से एक किसी अच्छी बात का संकेत नहीं है। हमारी सरकार एक तरफ सनातन धर्म की बात करती है और लोग ये कुंभ का जो एक उत्सव है, एक त्योहार है, एक सांस्कृतिक मेला